Hello guys, I hope you are doing well with VPyCode. So if you have any kind of comment, doubts or any kind of suggestions, so please raise your comment in comment box. So here we'll going through the basic examples of a recursion, that is sum of first and natural number through recursive and iterative both of the methods. So let's start with sum of first and natural number through recursive method. सो फर्स्ट इज रिकर्सिव। यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। इस प्रोग्राम में अगर हम मेन पार्ट को देख रहे हैं, सो मेन पार्ट पे सबसे पहले एक वेरिएबल एक्स डिफाइन हुआ है। वेरिएबल एक्स डिफाइन होने का मतलब है कि एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक के मेन पार्ट में पुश हो गया होगा। पुश होने का मतलब होता है स्टैक के अंदर आ गया होगा। देन एक वेरिएबल जेड डिफाइन हुआ जिसमें मैंने जो वैल्यू ली है उस सम को कॉल करने के बाद में जो कुछ वैल्यू आई है उसको वो ले रहा है। सो एक जेड नाम का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में फिर से पुश हो गया। ठीक, अगर हम इस सम फंक्शन को देख रहे होंगे जिसमें x की वैल्यू यानी कि 5 पास किया है इस पर्टिकुलर केस में, सो अगर हम इसको निकालेंगे सो इसके लिए हम तरीका क्या लगाएंगे? हम तरीका ये लगाएंगे कि जैसे मान लो 5 के लिए अगर हमें वैल्यू निकालनी है सो हम पहले स्टार्टिंग से लेकर के और 4 तक के सभी नंबर्स का सम ले लेंगे, उसके बाद में 5 को ऐड कर देंगे। मीन्स अगर हम किसी n का n नेचुरल नंबर्स का सम निकाल रहे होंगे सो हमें n गिवन होगा, सो हम n-1 तक के सभी नंबर्स का स्टार्टिंग से सम ले लेंगे, उसमें जो n होगा वो जोड़ देंगे। सो इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो यहाँ से जब कॉलिंग किया, यहाँ से कॉलिंग करने के बाद में ये इस फंक्शन में आया। इस फंक्शन में आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसे n की एक वैल्यू मिल गई है जो कि है 5। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्टैक में 5 पुश हो गया होगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे स्टैक में 5 पुश हो चुका है। अब क्या करेगा? 5 के लिए कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करने का मतलब ये हुआ कि 5 ग्रेटर देन 0 है यानी कि इक्वल नहीं है 0 के। सो ये रिटर्न कर देगा किस स्टेटमेंट के साथ में? ये रिटर्न कर देगा सम n-1 के साथ में। n-1 मीन्स 5-1 यानी कि 4 के साथ में, और n की वैल्यू को ऐड करके ये रिटर्न कर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब सम 5 के साथ में कॉलिंग हुआ तो ये अब n-1 यानी 4 के साथ में कॉलिंग करेगा। अब यहाँ पे n जो है वो हमारा रिटर्निंग टाइम में ऐड होगा। सो ये बात की बात है। सो यहाँ पे हम इस बार सम को 4 के साथ में कॉलिंग कर रहे हैं। सो 4 हमारा इधर आया, मीन्स n की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे स्टैक में n=4 का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n=4 का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हो चुका है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ 4 = 0, कंडीशन फॉल्स हो गया। सो एल्स पार्ट में आया। एल्स पार्ट में आने का मतलब ये हुआ कि रिटर्न कर देगा अब सम 4-1 के साथ में। 4-1 मीन्स 3। सो यहाँ से अब कॉलिंग होगी सम 3 को, जो ये हमारा n होगा। n क्या है? 4 है। सो ये रिटर्निंग टाइम में ऐड होगा। सो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले अब सम 3 के लिए देख रहे होंगे। सम 3 के साथ में जब कॉलिंग करेगा मीन्स अभी यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब n की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। 3 आने का मतलब ये हुआ कि हमारे स्टैक में अब n=3 फिर से पुश हो जाएगा। उसके बाद अब 3 के लिए जब कॉलिंग करेगा कंडीशन चेक होगा 3 = 0, कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में आने का मतलब ये हुआ कि अब ये रिटर्न कर देगा सम को 3-1 मीन्स 2 के साथ में कॉलिंग करेगा। अब 3 के बाद में ये 2 के साथ में कॉलिंग कर रहा है। 2 के साथ में कॉलिंग करने का मतलब ये है कि एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड n=2 का यहाँ पे पुश हो जाएगा। सो यहाँ पे एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड n=2 का हमारे पास पुश हो चुका है। अब यहाँ पे 2 के लिए कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गया। एल्स पार्ट में आया। एल्स पार्ट में आया तो सम को इसने फिर से रिकर्सिवली कॉल कर दिया। कॉल करने का मतलब ये हुआ कि 2-1 के साथ में, 2-1 मीन्स 1 के साथ में फिर से कॉल कर देगा। फिर से कॉल करने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे स्टैक में n=1 का एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो चुका है। सो यहाँ पे n=1 का एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हो चुका है। अब यहाँ पे 1 के लिए कंडीशन चेक होगा, n=0 मीन्स 1=0, कंडीशन फॉल्स हो गई। सो एल्स पार्ट में है। एल्स पार्ट में आने का मतलब ये हुआ कि अब रिटर्न कर देगा सम में 1-1 मीन्स 0 के साथ में, और जो ये प्लस है ना ये रिटर्निंग टाइम में ऐड हो रहा होगा। सो यहाँ पे n-1 के साथ में
कॉलिंग हुआ मीन्स 1 - 1 जीरो के साथ में कॉलिंग हुआ। सब जब जीरो के साथ में कॉलिंग हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा n का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गया। इसका मतलब कि हमारे स्टैक में एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड n=0 का पुश हो चुका है, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी, मीन्स कंडीशन ट्रू हो गया, सब ये रिटर्न कर देगा जीरो। जीरो रिटर्न किया मीन्स यहाँ से हमें जीरो मिल गया। अब ये जीरो क्या करेगा, ये वापस से अपने पेरेंट के पास जाएगा। पेरेंट ये यहाँ नहीं बोल सकते, यहाँ पे बोलेंगे कि इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास जीरो है। अब ये वाले फंक्शन का हमारा काम खत्म हो चुका है। सो अब ये क्या करेगा कि अब n=0 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था उसे अब पॉप आउट कर देगा। सो यहाँ से ये वाला जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था ये हमारा अब पॉप आउट हो चुका है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो हमारे स्टैक से एक एलिमेंट पॉप आउट हो चुका है। अब क्या करेगा, अब ये 1 को ऐड करेगा। 1 मीन्स ये n को ऐड करेगा। n-1 की वैल्यू 0 है, सो अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो ये क्या करेगा 1 जो हम इसके पास वैल्यू आई थी 0 में ये 1 ऐड करेगा। ऐड करने के बाद अब वैल्यू हो गई 1। सो ये वाला 1 जो रिटर्न हुआ है वो अपने पेरेंट को रिटर्न कर देगा। मीन्स अब इस सम 1 की वैल्यू जो है वो 1 आ चुकी है। सो अब इसका काम खत्म हो चुका है। सो यहाँ से जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारा n=1 वाला, ये हमारे स्टैक से अब पॉप आउट हो चुका है। सो ये वाला स्टेटमेंट हमारा पॉप आउट हो चुका है। मीन्स अब क्या करेगा, अब ये 2 को ऐड करेगा। 2 को ऐड करने का मतलब है n को ऐड करेगा। n-1 की वैल्यू 1 है, सो n की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। सो 2 को ऐड करेगा, यहाँ तक हमारे पास वैल्यू थी 1। सो 1 में जब 2 ऐड करेगा सो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 3। सो यानी कि इस वाले फंक्शन के पास में जब ये अपने पेरेंट को कॉल कर रहा होगा, मीन्स सम 2 के पास में अब इसके पास वैल्यू आ चुकी है 3। 3 आने का मतलब ये हुआ कि अब ये आगे प्रोसीड होगा, मीन्स रिटर्न होगा। सो उससे पहले जो 2 वाला था उस वाले फंक्शन का काम हमारा खत्म हो चुका है। इसका काम ये था कि इसको कॉल करना, इसको कॉल करना, इसको काम करना, जो कि हमारा खत्म हो चुका है रिटर्निंग टाइम में। सो अब क्या करेगा कि n=2 वाला जो हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा। मीन्स ये वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक से पॉप आउट हो चुका है। अब क्या करेगा, ये n-1 की वैल्यू 2 है, सो n की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। मीन्स जो इसके पास वैल्यू थी 3 जो वैल्यू थी उसमें 3 ऐड हो जाएगा, मीन्स 6 हो जाएगा। सो 6 क्या करेगा, 6 इस वाले फंक्शन को मीन्स अपनी पेरेंट को दे देगा। मीन्स अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 आ चुकी है। अब इसका काम खत्म हो चुका है सम 3 वाले का, मीन्स n=3 वाला जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था उसका काम खत्म हो चुका है। सो ये क्या करेगा, ये n=3 के एक्टिवेशन रिकॉर्ड को हमारे स्टैक से पॉप आउट कर देगा। अब उसके बाद n-1 का वैल्यू 3 है, सो n का वैल्यू 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास अभी तक हमारे पास 6 था, 6 में 4 ऐड हुआ, अब हो गया 10। सो ये क्या करेगा, 10 को अपने पेरेंट के पास में कॉल कर देगा। मीन्स अब सम 4 की वैल्यू हो गई है 10। अब 4 का भी हमारा काम जो है वो खत्म हो चुका है। सो ये वाला जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था ये हमारा स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा। सो n=4 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक से पॉप आउट हो चुका है। अब क्या करेगा, n-1 का वैल्यू 4 है, सो n का वैल्यू हो जाएगा 5। अब यहाँ तक जो वैल्यू थी वो 10 थी, तो 10 में 5 ऐड हो जाएगा। 5 ऐड होने के बाद में जो 15 होगा वो सम 5 के पास चला जाएगा। सम 5 के पास जब गया तो इसके पास अब वैल्यू आ गया है 15, और जो n5 का काम था वो भी हमारा खत्म हो चुका है। सो ये अब हमारे स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा। मीन्स अब हमारा स्टैक खाली हो चुका है, फंक्शन का जो सेक्शन था स्टैक के वो खाली हो चुका है। मीन्स क्या होगा कि अब ये जो रिकर्सिव कॉल था वो हमारा अब खत्म हो चुका है। खत्म होने का मतलब ये है कि अब ये वापस से मेन पे आएगा। मेन पे z की वैल्यू जो है वो 15 आएगा और 15 को ये प्रिंट कर देगा, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं आउटपुट हमारा 15 है। अब 15 हमारा आउटपुट आ चुका है। देन जब रिटर्न होगा, रिटर्न होने के बाद में जब मेन फंक्शन हमारा खत्म हो रहा होगा, सो स्टैक से हमारा z पॉप आउट हो जाएगा, सिमिलरली स्टैक से हमारा x पॉप आउट हो जाएगा। सो इस तरह से हम रिकर्सिव मेथड को देख रहे होंगे। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सो टोटल अगर हमारे पास n की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे टोटल फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, सिक्स कॉल। सो यहाँ पे टोटल 6 कॉल हुई है। मीन्स अगर n है हमारे पास 5 तो यहाँ पे 6 कॉलिंग हुई है। मीन्स n+1 टाइम कॉलिंग हो रही है। इसका मतलब ये हुआ n+1 मीन्स n का पावर 1।
n+1 में n⁻1 प्लस 1 है, मीन्स ये ऑर्डर ऑफ n चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टाइम लग रहा है यहाँ पर, ये हमारा ऑर्डर ऑफ n है। सिमिलरली हमारे कितने एक्टिवेशन रिकॉर्ड बने थे, 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू 5 के लिए हमारे टोटल 6 एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बने थे, मीन्स n+1 एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन रहे हैं। सो अगर हम स्पेस की बात कर रहे हैं, सो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n ही होगी। सो रिकर्सिव कॉलिंग में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हुआ, हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n हो गया। दैट्स ऑल अबाउट रिकर्सिव कॉलिंग। अब हम इटरेटिव कॉलिंग को देख रहे होंगे। इटरेटिव कॉलिंग को जब हम देख रहे हैं, सो सबसे पहले मैंने इंक्लूड करवा दिया हेडर फाइल को। उसके बाद में जब हम मेन पार्ट में आ रहे हैं, मेन पार्ट में आने के बाद में x=5 हुआ, मीन्स स्टैक के मेन पार्ट में एक x वेरिएबल हमारा पुश हो चुका है। देन आफ्टर z हमारा पुश हो जाएगा, और पुश होने के बाद में इसकी वैल्यू के लिए ये सम को कॉल करेगा। सम को 5 के साथ में कॉलिंग हुई है, सो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद में एक वेरिएबल n डिफाइन किया गया है। n डिफाइन करने का मतलब ये हुआ कि हमारे स्टैक से अब हमारे स्टैक में एक पुश हो गया होगा एक्टिवेशन रिकॉर्ड n का। सो यहाँ पे n का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हो चुका है, मीन्स हमारे स्टैक में आ चुका है। अब क्या करेगा, अब i और s=0 को डिफाइन कर दिया, मीन्स एक i का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारा पुश हो जाएगा, एक s का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारा पुश हो जाएगा। अब क्या करेगा, अब इसने लूप चलाया 1 से लेकर के और n तक, और जितने नंबर्स आए थे उन सभी को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद में एक सम आ जाएगा जो कि इसने रिटर्न कर दिया, और जैसे ही ये रिटर्न करके फंक्शन को ख़त्म कर रहा होगा, उसी टाइम यहाँ पे हमारा s पॉप आउट हो जाएगा, सिमिलरली i पॉप आउट हो जाएगा, सिमिलरली n भी पॉप आउट हो जाएगा। सो जब हमारा ये स्टैक फंक्शन का जो सम फंक्शन था उसका स्टैक खाली हो चुका होगा, तब ये वापस से मेन फंक्शन पे जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद में प्रिंट कर देगा z की वैल्यू, और रिटर्न 0 के बाद में हमारा z पॉप आउट हो जाएगा, सिमिलरली हमारा x पॉप आउट हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे अगर x की वैल्यू 5 है, तो टोटल हमारे पास 3 एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बने हैं। और अगर हम यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम के लिए यहाँ पर जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट है लाइन 4, सो ये हमारा एक कांस्टेंट टाइम ले रहा होगा। सिमिलरली जब हमारा फॉर लूप चल रहा होगा, सो फॉर लूप कितनी बार चल रहा है, 1 के लिए एक बार चल रहा है, इसने रिटर्न किया, देन 2 के लिए, सिमिलरली 3 के लिए, सिमिलरली 4 के लिए, सिमिलरली 5 के लिए, मीन्स हमारा फॉर लूप n टाइम्स परफॉर्म हो रहा है। देन इस स्टेटमेंट के लिए, मीन्स लाइन नंबर 7 के लिए इसने ऑर्डर ऑफ 1 ही लिया, मीन्स कांस्टेंट टाइम। लेकिन अगर हम टोटल कर दें, सो ये ले रहा है हमारा n, ये ले रहा है हमारा 1, ये ले रहा है हमारा 1। सो n+1 +1 और +1 मीन्स n+3 टाइम्स हमारा टाइम ले रहा है, मीन्स n ऑर्डर का हमारा टाइम ले रहा है। सो यहाँ पे टाइम हमारा ऑर्डर ऑफ n हो गया। लेकिन जो हमारा स्पेस है, स्पेस के लिए हम देख रहे हैं कि टोटल 3 ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड बने हैं, और n की वैल्यू कुछ भी क्यों ना कर दे, जो हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स होंगे वो इतने ही रहे होंगे। सो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉलिंग हुई है उसमें जो हमारा स्पेस होगा ये ऑर्डर ऑफ 1 का होगा, मीन्स कांस्टेंट स्पेस ले रहा होगा। देन आफ्टर जब ये रिटर्न हो जाएगा, फंक्शन से बाहर आ जाएगा, सो मेन पार्ट में आने के बाद में ये z को पॉप आउट कर देगा, देन x को पॉप आउट कर देगा। सो इटरेटिव मेथड में हमारा टाइम एंड स्पेस दोनों ऑर्डर ऑफ n ले रहा था, लेकिन रिकर्सिव में ऑर्डर ऑफ n ले रहा था। सो इटरेटिव में हमारा टाइम तो ले रहा है ऑर्डर ऑफ n, लेकिन जो हमारा स्पेस है वो हमारा एक कांस्टेंट टाइम या कांस्टेंट ऑर्डर का है, मीन्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हमारी कांस्टेंट रह जा रही है। सो अगर हमें एक और मेथड देखना हो जिसमें हमारा टाइम भी ऑर्डर ऑफ 1 हो और हमारा स्पेस भी ऑर्डर ऑफ 1 हो, मीन्स हमें कांस्टेंट टाइम और कांस्टेंट स्पेस के लिए एक फंक्शन डिफाइन करना है। सो हम यहाँ से देख सकते हैं
यहाँ से मैंने क्या किया, पहले x हमारा पुश हुआ, देन z हमारा पुश हुआ, देन यहाँ पे n हमारा पुश हुआ। उसके बाद में हमने डायरेक्ट एक ही स्टेटमेंट में, अब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल का फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 + 4। इस तरह से अगर हम सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स कर रहे होते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा n + 1/2। सो हम अगर इस फॉर्मूले में n की वैल्यू निकाल करके अगर रिटर्न कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही बार कॉल हुआ है, मीन्स यहाँ से और यहाँ पे एक ही बार कॉल हुआ है। और जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन नहीं, जो हमारा स्टेटमेंट है, ये भी ऑर्डर ऑफ 1 का ही, मीन्स कांस्टेंट टाइम ले रहा है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा टाइम है यहाँ पर ये कांस्टेंट टाइम है। और अगर स्पेस की बात कर लें तो स्पेस में भी सिर्फ एक ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड फंक्शन के स्टैक में पुश हुआ, जो कि है एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ n। सो यहाँ पे स्पेस भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट sum of first n natural number we have done through recursive and iterative, both of the method. So for any kind of doubts or suggestions, please raise your comments. Thank you.